हमारे देश में जब भी कोई शख्स नई गाड़ी खरीदता है तो वो उसके माइलेज या एवरेज के बारे में जरूर पूछता है, फिर चाहे वो गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। खरीदने वाला ये जरूर जानना चाहता है कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कितना चलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रोजाना लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली हवाई जहाजों का एवरेज माइलेज कितना होता होगा? हवाई जहाज कौन से ईंधन से चलती है, डीजल, पेट्रोल या फिर कोई और ईंधन? दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठे होंगे। ऐसे में उनके लिए जानना तो बहुत दूर की बात होगी कि हवाई जहाज 1 किलोमीटर चलने में कितना ईंधन इस्तेमाल करता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हवाई जहाज 1 लीटर में कितना माइलेज देता है। प्लेन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को ETF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। आमतौर पर बाइक और कार में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन सामान्य होता है, लेकिन हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन हवाई जहाज की क्षमता के अनुसार अलग अलग होता है, जैसे एविएशन फ्यूल्स, जेट फ्यूल्स, एविएशन गैसोलीन फ्यूल्स और बायोफ्यूल्स आदि। इन ईंधन को हवाई जहाज के इंजन की क्षमता के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। जेट फ्यूल जहां अनलीडेड केरोसिन बेस्ड होता है और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में यूज होता है, वहीं एवगैस छोटे से पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल विमानों में से एक बोइंग 747 के एवरेज की बात करें तो ये विमान उड़ने के दौरान हर सेकंड करीब 1 गैलन यानी 3.78 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इस तरह से 10 घंटे की उड़ान के दौरान इसमें लगभग 36,000 गैलन यानी 1,36,000 लीटर ईंधन खर्च हो जाता है। बोइंग 747 हवाई जहाज को बनाने वाली कंपनी के अनुसार 1 किलोमीटर उड़ान भरने के लिए इस प्लेन को करीब 12 लीटर फ्यूल लगता है। इस विमान में बैठकर एक बार में 568 लोग तक सफर कर सकते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर बोइंग 747 1 किलोमीटर में 12 लीटर ईंधन खर्च करता है तो इसका मतलब है ये 500 यात्रियों को 12 लीटर ईंधन में लगभग 1 किलोमीटर का सफर कराती है। इसके मुताबिक ये विमान 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति पर सिर्फ 0.024 लीटर ईंधन ही खर्च करता है। अगर और थोड़ा कैलकुलेट करें तो बोइंग 747 अपने 100 किलोमीटर के सफर के दौरान प्रति व्यक्ति पर 2.4 लीटर ईंधन ही खर्च कर रहा है, जो कि कार से भी कम है। एक कार लगभग 100 किलोमीटर में 4 लीटर ईंधन खर्च कर देती है। अगर कार में 4 व्यक्ति सफर कर रहे हैं तो कार बेहतर है, लेकिन एक व्यक्ति कार में सफर कर रहा है तो बोइंग 747 कार से बेहतर है। हवाई जहाजों में होने वाली इतनी ज्यादा ईंधन की खपत को देखते हुए यहाँ भी उसे बचाने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे खास तरीका विमानों की डायरेक्ट रूटिंग का होता है, यानी फ्लाइट्स को लंबे रास्ते से न ले जाकर सीधे रास्तों से ले जाया जाता है। फ्यूल सेविंग के लिए ये तरीका सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। इसके अलावा फ्यूल बचाने के लिए आम गाड़ियों की तरह ही विमानों को भी एक निश्चित स्पीड पर उड़ाया जाता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है। इसके अलावा विमान का कम वजन भी कम ईंधन खपत में फायदा करते हैं। जैसे हवाई जहाज का वजन जितना कम रहेगा उसमें ईंधन की खपत उतनी ही कम होती है। हवाई जहाज हमेशा से ही शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं। इससे हवाई जहाज में प्रयोग होने वाले ईंधन की बचत हो जाती है। हवाई जहाज जब आसमान में उड़ान भर रही होती है तब उसको एक ही स्पीड में चलाया जा सकता है। इससे भी हवाई जहाज के ईंधन की काफी बचत होती है। हवाई जहाज में जितना कम सामान होगा हवाई जहाज के ईंधन में उतना ही बचाव होगा। जब यात्री यात्रा करते हैं तो उसे पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि फ्लाइट में लगेज का वजन अगर 15 किलो से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वो इसलिए ही किया जाता है कि विमान के ईंधन के खर्च पर ज्यादा फर्क न पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF का दाम दिल्ली में 5,494 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। तेल कंपनियों के द्वारा ETF के दाम में महीने की 1 और 16 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आधार पर संशोधन किया जाता है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो दैनिक समीक्षा की जाती है। अब अगर स्पीड की बात करें तो एयरबस A380 एक बड़ा पैसेंजर हवाई जहाज है। इसमें केवल इकोनॉमी क्लास की सीटें लगा दी जाएं तो ये 868 पैसेंजर बैठा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 1185 किलोमीटर प्रति घंटा है। घरेलू उड़ानों में आमतौर पर प्रयोग होने वाले जहाज A320-200 की मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड 903 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इसे 840 किलोमीटर प्रति घंटा ही उड़ाया जाता है। जिन जहाजों में टर्बो प्रॉप इंजन लगे होते हैं वो 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि हवाई जहाज की स्पीड नॉट्स में नापी जाती है, न कि किलोमीटर प्रति घंटा में।
1 नॉट 1.852 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है। हवाई जहाज की स्पीड मापने वाले यंत्र का नाम एयर स्पीड इंडिकेटर होता है। ये हवाई जहाज की स्पीड जमीन के संदर्भ में न बताकर हवाई जहाज के बाहर की हवा के संदर्भ में बताता है। ध्वनि यानी साउंड की स्पीड लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इस स्पीड को 1 मैक भी कहते हैं। इस स्पीड से ऊपर उड़ने वाले जहाजों को सुपरसोनिक जहाज कहते हैं। केवल फाइटर जहाज ही सुपरसोनिक होते हैं, यानी साउंड की स्पीड से तेज उड़ते हैं। आमतौर पर फाइटर जहाज 2 से 3 मैक की स्पीड पर उड़ते हैं। कॉनकोर्ड आज एकमात्र ऐसा पैसेंजर जहाज बना था जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज्यादा थी। इसकी टॉप स्पीड 2179 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि साउंड की स्पीड से लगभग दुगनी है। ये जहाज ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से बनाया था। ये पहली बार 1969 में सेवा में आया था। इसमें 92 से लेकर 128 तक पैसेंजर बैठ सकते थे। ये दूसरे जहाजों की तुलना में किसी निर्धारित जगह पर आधे से भी कम समय में पहुंचा देता है, लेकिन दुर्भाग्य से 25 जुलाई 2000 को कॉनकॉर्ड का टेक ऑफ के दौरान किसी दूसरे जहाज से गिरी मेटल की छड़ लगने से टायर फट गया और टायर का एक टुकड़ा फ्यूल टैंक पे जा लगा और आग लग गई। टेक ऑफ होते ही कॉनकॉर्ड एक होटल पे जा गिरा। इस दुर्घटना में जहाज में सवार 100 पैसेंजर सहित 8 क्रू मेंबर और 4 होटल के आदमी मारे गए। इस घटना के बाद कॉनकॉर्ड ने कभी उड़ान नहीं भरी और 2003 में इसे ऑफिशियली सेवानिवृत्त कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉनकॉर्ड के जल्दी रिटायरमेंट के कारण इसके हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी मानते हैं। अब बात करते हैं उड़ते हवाई जहाज को देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर हवाई जहाज को अपना रास्ता कैसे पता चलता है, उसे कैसे पता चलता है कि उसे किस दिशा में जाना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि हवाई जहाज अगर ऊपर से उड़ता है तो वो कहीं से भी आ जा सकता होगा। इसका भी जवाब जान लीजिए। हवाई जहाज का भी एक निश्चित रास्ता होता है जिस पर हवाई जहाज उड़ान भरते हैं और इन रास्तों को पायलट को बताने के लिए रडार और रेडियो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पायलट की सहायता के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी होते हैं जो पायलट को ये बताते रहते हैं कि उनको हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है। लेकिन दोस्तों, जब ये तकनीक विकसित नहीं हुई थी तब पायलट हवाई जहाज को पहाड़, नदियां, रेलवे लाइन, इन सभी चीजों को देखकर अपने रास्तों को निर्धारित करते थे। इसके बाद अमेरिका में तीरों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिसमें जमीन पर बहुत बड़े बड़े तीरों का निशान बना दिया जाता था जो ऊपर हवाई जहाज से एकदम स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन इन तीरों के साथ समस्या ये थी कि ये तीर रात में दिखाई नहीं देते थे। फिर इस समस्या से निपटने के लिए इन तीरों के पास लाइट लगा दी गई। इसके बाद रेडियो, रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रयोग किया जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन रास्तों को बनाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है और इन रास्तों का वैज्ञानिक आधार होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है जहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है वहाँ पर जमीन की बनावट कैसी है। अगर जमीन समतल ना हो और रास्ता दुर्गम पहाड़ियों से होकर जाता हो तो ऐसे रास्तों से बचा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे ही स्थान होते हैं जिसे नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया जाता है। मतलब उस क्षेत्र के ऊपर से आप उड़ान नहीं भर सकते, जैसा कि संसद भवन, राष्ट्रपति आवास। हर एक देश की अपनी हवाई सीमा होती है जहाँ पर वो उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसे यदि भारत के किसी विमान को पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक जाना है और बीच में पाकिस्तान पड़ता है तो पाकिस्तान चाहे तो इस उड़ान पर रोक लगा सकता है। अब आपको हवाई जहाज के 5 गंदी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सीट बेल्ट। प्लेन की सीट में लगे सीट बेल्ट के बकलस में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पनपता है। वजह साफ है, हर दिन कितने ही लोग सीट बेल्ट को बांधने और खोलने के लिए उसे छूते हैं, लिहाजा कीटाणु फैलना आम बात है। नंबर 2, ट्रे टेबल। सीट के सामने लगा ट्रे टेबल जिसका इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि बड़ी तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ट्रे टेबल के 1 स्क्वायर इंच पर टॉयलेट के फ्लश बटन की तुलना में 8 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। नंबर 3, सीट बैक पॉकेट। सीट बैक पॉकेट में सुरक्षा निर्देश पत्र और मैगजीन रखे होने के अलावा कई बार इसका इस्तेमाल वेस्ट बास्केट के तौर पर भी किया जाता है और इसमें गंदे टिश्यू पेपर के साथ ही यूज्ड डायपर्स भी डाल दिए जाते हैं। इसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु करीब 7 दिन तक सीट पॉकेट के कपड़ों पर एक्टिव रहते हैं। नंबर 4, ऑयल या गलियारे वाली सीट। ऑयल या गलियारे वाली सीट पर बैठे लोगों को नोरो वायरस के संपर्क में आने का खतरा ज्यादा रहता है। ज्यादातर लोग आने जाने के दौरान सपोर्ट के लिए गलियारे वाली सीट के ऊपरी हिस्से को पकड़कर चलते हैं, जिससे वहां पर ढेर सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं। नंबर 5, टॉयलेट। टॉयलेट के अंदर मौजूद सिंक, फ्लश हैंडल और टॉयलेट सीट देखने में भले ही साफ सुथरी लगे, लेकिन वहां फीकल कॉलीफॉर्म ई
नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। अब हवाई जहाज के बारे में इतना कुछ जान लिए हैं तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हवाई जहाज आसमान में उड़ता कैसे है। वायुमंडल में एरोप्लेन समताप मंडल के निचले हिस्से में उड़ते हैं। इसका विस्तार 8 से 18 किलोमीटर तक का है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले हिस्से का तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। समताप मंडल में वायुयान लगभग 31,000 फीट से 38,000 फीट यानी कि 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हैं। हवा अगर उछाल देती है तो घर्षण भी देती है या प्रतिरोध करती है। जितना नीचे उड़ेंगे हवा भारी रहेगी। हवा का घनत्व जमीन पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जहाज 36,000 फीट पर उड़ान भर जाते हैं उनका पहुंचने का समय उसी तरह के 25,000 फीट पर उड़ान भरने वाले जहाज के समय से कम होगा, क्योंकि ऊपर हवा का प्रतिरोध कम होता है, अतः जल्दी पहुंचते हैं और ईंधन की खपत भी कम होती है। जब एक ही रूट पर 2 या 2 से अधिक एयरलाइंस के जहाज जा रहे होते हैं तो कुछ पायलट ATC से ऊपर की ऊंचाई पहले ही मांग लेते हैं, जिससे नीचे उसी दिशा में जाने वाला जहाज के मुकाबले थोड़ी धीमी गति से जाता है और पहले गंतव्य स्थान पर अराइवल टाइम रिपोर्ट करता है। इससे गंतव्य स्थान का ATC इस जहाज को पहले ही लैंड करने की अनुमति देता है, जिससे 2 मिनट भी लेट सही पीछे वाला जहाज 2 मिनट में उतर नहीं पाता। और उतारने की दिशा को क्लियर पाने के लिए कम से कम एक चक्कर उस शहर का लगाना ही पड़ता है, यानी ईंधन भी बेकार चला जाता है और देर भी हो जाती है। कभी कभी तो 4-5 चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। मुंबई और दिल्ली बहुत व्यस्त एयरपोर्ट हैं, यहाँ चक्कर लगाने वाला खेल होता है। जो लोग यहाँ गए हैं वो जरूर अनुभव किए होंगे। कैप्टन कभी कभी घोषणा भी करता है कि हमारा लैंड करने का सीक्वेंस 6, 7, 8 आदि है, और जब तक पहले के जहाज लैंड नहीं कर जाते वो शहर के ऊपर घूमता रहता है। तो दोस्तों, ये थे हवाई जहाज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।